हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्ते। और आप सब कैसे हो? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सुपर्ब होंगे। चलिए, वेरी गुड। आपके सामने एक न्यू सब्जेक्ट लेके आए हैं और सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड मैकेनिक्स। ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, ये पूरा बेस्ड रहेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। यानी कि जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे अभी पॉलीटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं, और ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए है। यानी कि जो बच्चे अभी पॉलीटेक्निक इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में हैं, या जिन लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में बैकलॉग हैं, उन बच्चों के लिए ये सब्जेक्ट बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और जो अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ईयर में सारे ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। यानी कि फर्स्ट ईयर में, पॉलीटेक्निक में फर्स्ट ईयर में जितना भी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल, एलो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जितना भी ब्रांच है, सारे ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। अच्छा, अप्लाइड मैकेनिक्स आप लोग के सामने लाने का मेन मकसद ये है कि देखो, सारा चीज तो बुक में अवेलेबल है, सब कुछ बुक में मिल जाएगा। बट क्या होता है, आप लोग उसको पढ़ भी लोगे अच्छे से, बट आप एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अटेम्प्ट मतलब आपको एग्जाम में किस अप्रोच से लिखना है, जिससे कि एक अच्छे से आप स्कोर गेन कर सको, तो अप्रोच नहीं हो पा रहे हैं। मेरे इतने साल के अनुभव से मैं ये आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, इसमें 10% बच्चे लोग सही जवाब नहीं देते हैं क्वेश्चन का। ये बुरा हाल है। पढ़ लो तो कुछ याद नहीं रहता है, कुछ भी लिख देते हो। चलिए, वो पाठ सपाट है। तो हम लोग हर टॉपिक के साथ साथ ये भी सीखेंगे कि हर टॉपिक, किसी भी टॉपिक से अगर क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो उसको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है, किस वे में कंटेंट को अपने को आंसर शीट में लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, सारा चीज हम लोग सीखेंगे, जिससे कि आप लोग एक अच्छे से स्कोर कर पाओ। ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, ये जो अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट थ्योरी कम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। यानी कि पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है। आप बिना पढ़े ऊपर ऊपर से इस सब्जेक्ट की स्टडी करके आप पास नहीं हो पाएंगे, पास नहीं कर सकेंगे। इसलिए क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज समझना पड़ेगा। बशर्ते एक थ्योरी भी पूछा क्यों ना जाए, तब भी आपको उसको समझते हुए लिखना पड़ेगा। कुछ भी लिखने से नहीं चलेगा, बिकॉज ये आर्ट्स नहीं है। ओके, तो हम लोग सारा चीज समझेंगे एक एक चीज करके। कभी कभी क्या होता है, अपन क्या करेंगे, 50-50% रेशियो लेके चलेंगे, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल्स भी। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, कभी कभी 70% से अबव न्यूमेरिकल पूछता है, कभी कभी 70% से ज़्यादा थ्योरी पूछता है, कभी कभी रेशियो बराबर होता है। तो हम लोग बराबर रेशियो को लेके चलेंगे, और यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर में जो जो क्वेश्चन पूछ चुका है, सारे क्वेश्चन को डील करते हुए चलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल्स एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। यानी कि इसमें अपन फोर्सेस के बारे में देखेंगे। यानी कि सारे यूनिट में फोर्सेस के बारे में, अप्लाइड मैकेनिक्स ही फोर्स है। ठीक, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। ओके, एमटेक ऑनर्स, गेट क्वालिफाइड,
अभी वर्तमान में पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर पदस्थ हूँ। 8+ ईयर का एक्सपीरियंस है। आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेंगे। आपको फ़ायदा ही मिलेगा टेलीग्राम से ज्वाइन होने से कि जो भी मैं क्लास आपको लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, सारे लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाएगा एनिमेशन के साथ, ओके। और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी जो भी प्रोवाइड करना होगा पूरा टेलीग्राम में प्रोवाइड करूंगा, ठीक। तो आप टेलीग्राम से बिल्कुल जुड़ जाइएगा। ये जितना सारा टेलीग्राम, चाहे लिंक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सारे लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ज्वाइन होने में आसानी हो, ठीक। तो अपना फर्स्ट यूनिट रहेगा फंडामेंटल्स एंड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, अब जब यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें बहुत सारा लेंदी, मतलब बहुत सारा टॉपिक उसमें दिया हुआ है। टॉपिक के अंदर सब टॉपिक, फिर सब टॉपिक के अंदर और सब टॉपिक दिया हुआ है। तो अपने को उतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक यूनिट पढ़ते पढ़ते फिर आपका सेमेस्टर एग्जाम आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। हम लोग को उतना पोर्शन देखना है, ठीक है। इस सब्जेक्ट में मेरा 8+ ईयर एक्सपीरियंस है, बहुत साल का अनुभव है, मायने रखता है। तो अपने को वो टॉपिक बस देखना है, उतने टॉपिक को देखना है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और 100% इसी में से पूछा जाएगा। जो टॉपिक मैं छोड़ के जा रहा हूँ, या जो जो एक दो फिद्दू सा टॉपिक है, ठीक है, जिसको टीच नहीं कर रहा हूँ, वो एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा, या आज तक ना ही आज तक पूछा गया है, ओके। तो सबसे पहले सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट इन द सेंस बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में देखेंगे जो हर बार पूछा जाता है। जैसे फोर्स के बारे में देखेंगे, फोर्स क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है, उसके बारे में डेफिनेशन देखेंगे। फिर स्टैटिक्स बॉडी, डायनेमिक, फिर डायनेमिक का जो 2 टाइप्स होता है, एक काइनेटिक्स, एक काइनेमेटिक्स। इस सारे चीज के बारे में हम लोग एक एक चीज को एकदम क्लियरली देखते जाएंगे। उसके बाद और भी बहुत सारे डेफिनेशन है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फंडामेंटल्स यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट्स, मोमेंट्स क्या होता है, कपल्स क्या होता है, वेरिंगन्स थ्योरम क्या होता है। इस सारे चीज को हमें बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर करते चलूंगा, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम ऑफ फोर्सेस एंड इट्स टाइप्स। ये हर बार पूछा जाता है, ठीक। आगे तो डिस्कशन करूंगा, बस थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन द सेंस, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में या किसी एक पर्टिकुलर बॉडी में अगर मोर देन वन फोर्स एक्ट हो रहा है, किसी एक बॉडी में, किसी एक पिंड में अगर एक से ज्यादा फोर्स आके लग रहा है, आरोपित हो रहा है, तो वो जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होगा, क्रिया रेखा होगा या बल रेखा होगा, वो किस वे में एक्ट करेगा। क्या एक प्लेन में आके एक्ट करेगा, क्या एक पॉइंट में आके एक्ट करेगा, क्या एक ही लाइन में आके एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में कैटेगरी करते हुए चलेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस को। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। यहां से 100% न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होता है, ये कभी कभी पूछा जाता है, बट लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से ज्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए। अगर थ्योरी देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होता है, तो लिस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा है उसको, इस टॉपिक को। इस टॉपिक में स्टेटमेंट के साथ साथ, यानी कि लामीज थ्योरम क्या होता है,
उसका स्टेटमेंट करो और उसका जो मास्टर फॉर्मूला आता है, एक मास्टर एक्सप्रेशन आता है, उसको ड्राइव करने बोलते हैं। तो एक तो इसका डेफिनेशन पूछ लिया, यानी कि स्टेटमेंट पूछ लिया, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है। यानी कि लामीज थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, इकलौता नहीं बोल रहा हूं, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको थ्योरी के साथ साथ यानी कि डेफिनेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी मैक्सिमम टू मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, बलों का समांतर चतुर्भुज नियम, ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये जो ऐसा टॉपिक है इससे भी आपको स्टेटमेंट के साथ साथ यानी कि डेफिनेशन के साथ साथ परिभाषा के साथ साथ न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। ठीक है, तो लामीज थ्योरम एक टॉपिक हो गया और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस एक टॉपिक हो गया। ये दोनों टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल के साथ साथ इस दोनों टॉपिक से न्यूमेरिकल के साथ साथ इसका थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक हैं, इस दोनों टॉपिक से स्टेटमेंट पूछा जाता है ओनली हर बार, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस हो या फिर चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस हो या फिर चाहे पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस हो। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस हो चाहे पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस हो, इस दोनों टॉपिक से ओनली स्टेटमेंट या डेफिनेशन पूछा जाएगा। ठीक, ये रहा आपका सिलेबस कवर, इससे बाहर एक भी टॉपिक नहीं पढ़ना है। देखिए अब सिलेबस देखेंगे तो आपको और भी टॉपिक देखने को मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और जो छोटा छोटा जितना टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर होते जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, वेरी गुड। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में फंडामेंटल्स ऑफ रिजोल्यूशन फोर्सेस पढ़ेंगे या अनदर टॉपिक पढ़ेंगे, आगे का टॉपिक बहुत सारा टॉपिक है, जैसे फ्रिक्शन का टॉपिक हो गया, सेंट्रॉइड या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक हो गया, वर्क पावर एंड एनर्जी टॉपिक हो गया, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स टॉपिक हो गया, सिंपल लिफ्टिंग मशीन, जितना भी यूनिट आते जाएगा सब में एक कॉमन वर्ड यूज होगा, बॉडी। बॉडी यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, पिंड, पिंड जिसको बोलते हैं, कोई वस्तु, बॉडी, ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु। अच्छा, क्या होता है सर वस्तु, ये बॉडी क्या होता है, वस्तु क्या है, ये बॉडी क्या होता है। ठीक है, बॉडी क्या होता है, बॉडी वस्तु क्या होता है। आपके आसपास में जितने सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, जितना सारा चीज दिखाई दे रहा है, उसमें क्या है, उसका कुछ शेप होता है, उसका कुछ एक प्रॉपर साइज है, और उसमें वेट होता है, यानी कि उसमें मास होता है। तो जिस किसी भी आपके अक्रॉस साइड में जो भी चीज दिखाई दे रहा है जिसका कुछ निश्चित शेप है, साइज है और जिसमें मास है, तो सारे चीजों को हम लोग पिंड बोलते हैं, यानी कि बॉडी बोला जाता है। नहीं पूछा जाएगा बॉडी क्या होता है एग्जाम में। ठीक है, तो बॉडी को हम लोग जनरली दो टाइप्स में क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, देखो, एक होता है सॉलिड बॉडी, एक होता है फ्लूइड बॉडी। तो फ्लूइड बॉडी को भी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग पूरा सॉलिड बॉडी को फोकस करें। फ्लूइड बॉडी फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स। अभी अपन क्या कर रहे हैं, दो बॉडी के बारे में देखेंगे। ठीक है, कौन सा, पहले तो बॉडी क्या है, सॉलिड बॉडी। कौन सा बॉडी है, सॉलिड बॉडी है। ठीक है, तो दो टाइप से क्लासिफाइड करेंगे सॉलिड बॉडी। एक होता है रिजिड बॉडी, फर्स्ट रिजिड बॉडी होता है। सेकेंड हो जाएगा डिफॉर्मेबल बॉडी। सेकेंड क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेबल बॉडी। फर्स्ट इज रिजिड बॉडी, सेकेंड इज डिफॉर्मेबल बॉडी। तो समझते क्या होता है रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड। ठीक है, आगे देखेंगे इसका डेफिनेशन, आगे देखेंगे, अभी थोड़ा सा ओवरव्यू समझ रहे हैं। ठीक है,
एक दो लाइन हम लोग बस ऐसे समझते चलेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बाकी इसका डेफिनेशन हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, एक्चुअल डेफिनेशन अपने एग्जाम में लिखना क्या आगे देखेंगे। रिजिड बॉडी यानी कि दृढ़ रहता है, रिजिड रहता है। सर कैसे समझेंगे रिजिड रहता है? अच्छा मान लो आपके पास एक रबड़ बैंड है, अगर रबड़ बैंड को दोनों तरफ में मैं उंगली फंसाकर खींचूंगा यानी कि उसमें फोर्स अप्लाई करूंगा, टेंसाइल फोर्स, तो कमजोर है, यानी कि जैसे पहले था वैसे नहीं रह पाएगा। क्या होता है, खींच के टेंशन में आ जाएगा, तनाव आ जाएगा उसमें बहुत ज्यादा, वो क्या रिजिड रहा नहीं रहा और डिफॉर्म हो गया, डिफॉर्म। तो रिजिड मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, ऐसा बॉडी को रिजिड बॉडी बोलेंगे जिसमें आप चाहे कितना भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप उसको टेंसाइल फोर्स अप्लाई करो, बाहर में खींचो, चाहे उसका अंदर में पुश करो यानी कि कंप्रेसिबल फोर्स अप्लाई करो, उस बॉडी के शेप में, साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, उस बॉडी में कोई भी इलोंगेशन नहीं होगा, उस बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करने के बाद उस ऑब्जेक्ट का, उस बॉडी का ना तो शेप चेंज होता है, ना तो साइज में कोई परिवर्तन आता है, तो उस बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। यानी कि क्या समझेंगे, रिजिड बॉडी फोर्स अप्लाई करने के बाद उसके साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। पहले तो लिखेंगे नो चेंज इन साइज एंड शेप, उसके साइज और शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। कब? व्हेन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब व्हेन ए अप्लाइड फोर्स। ठीक है, सिंपल, अभी इतना समझे। उसके ना चेंज आएगा, नो चेंजेस इन साइज एंड शेप, उसके साइज और शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होता है, इसके साइज और शेप में चेंजेस आ जाएगा, यानी कि कुछ डिफॉर्म हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। अगर 2 मीटर लंबा कोई रॉड है तो 2 मीटर से ज्यादा हो जाएगा, 2 मीटर से कम हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है इसका चौड़ाई में कमी हो जाए, लंबाई इंक्रीज हो जाए, या लंबाई में कमी हो जाए, चौड़ाई बढ़ जाए। तो ऐसे बॉडी को क्या बोलता है, डिफॉर्म बॉडी, यानी कि चेंज इन शेप, साइज एंड शेप, चेंज इन साइज एंड शेप। एंड नेक्स्ट क्या, जब व्हेन अप्लाइड ए फोर्स। ठीक है, इतना समझते हैं, अभी ज्यादा ना समझते हैं। ठीक, तो इसका यूज कहाँ होता है? यूज जो हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स में जितने बार हम लोग बॉडी यूज करेंगे, ठीक है, जितने बार बॉडी को लेके आएंगे अप्लाइड मैकेनिक्स में, यानी कि कौन से बॉडी को ले आएंगे, रिजिड बॉडी को ले आएंगे। यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स में जब भी बॉडी का जिक्र किया जाएगा, यानी कि उसमें जब भी फोर्स लगाया जाएगा, फोर्स के कारण अगर उसमें कुछ इफेक्ट आएगा, इफेक्ट डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, इलोंगेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और होना चाहिए, जैसे स्टेट को चेंज होना चाहिए, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाना चाहिए, बॉडी में मोशन आ सकता है, बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज हो सकता है, उसका पोजीशन चेंज हो सकता है। ठीक, यानी कि अप्लाइड मैकेनिक्स में हम लोग यूज करते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का यूज कहाँ हो जाएगा, अप्लाइड मैकेनिक्स। और डिफॉर्मेबल बॉडी का यूज होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी कि सॉम, सॉम में। ठीक है, ये मैकेनिकल इंजीनियर वाले आगे जाके इस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, सॉम यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसका दूसरा नाम भी है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। ठीक, समझ में आ गया रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी के बारे में ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा फोकस किस में करना है, रिजिड बॉडी के बारे में ज़्यादा फोकस करना है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, रिजिड बॉडी के बारे में ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, बिकॉज अपने सिलेबस में, अप्लाइड मैकेनिक्स के सिलेबस में पूरा रिजिड बॉडी का जिक्र किया गया है। ठीक, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट
हम लोग का जो सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, तो थोड़ा सा जान लेते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है और मैकेनिक्स क्या होता है। ठीक है, पहले तो जानते हैं मैकेनिक्स क्या होता है। अगर मैकेनिक्स के बारे में जान गया तो अप्लाइड मैकेनिक्स में कुछ नहीं है। ठीक, तो मैकेनिक्स क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं क्या होता है मैकेनिक्स। मान लीजिए आपके पास कोई बॉडी है। ठीक है, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए। ठीक है, आपके पास कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ये मानो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ठीक, इस ऑब्जेक्ट में अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, बहुत ईजी है। सबसे पहले समझ लीजिए, फिर थ्योरी में क्या लिखा है देखेंगे। मान लो इसमें फोर्स अप्लाई करें, क्या अप्लाई करें, एफ फोर्स। ठीक है, क्या अप्लाई करें, एफ। एफ क्या है, एफ इज द फोर्स, बल ही अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, और चूंकि ये रिजिड बॉडी है, चलो अभी रिजिड बॉडी, अभी डिफॉर्मल बॉडी नहीं समझते, ये एक बॉडी है। क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है। इस बॉडी में अपन क्या क्या फोर्स अप्लाई किया। इसमें फोर्स अप्लाई यानी कि उसको धकेल रहे हैं मान लो, या उसको खींच रहे हैं, उसमें लात मार रहे हैं, कुछ भी। फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी चाहे रिजिड हो चाहे डिफॉर्म हो, अभी बॉडी ले लो, ये बॉडी तो अपने इनिशियल पोजीशन में नहीं रहेगा। यानी कि इनिशियल पोजीशन मतलब जैसे का तैसे नहीं रहेगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, किसी बॉडी में अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आता है। इफेक्ट्स, सर इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स मतलब उस बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा, अगर बॉडी रिजिड है तो अपना स्टेट को चेंज करेगा, यानी कि एक पोजीशन से बॉडी दूसरे पोजीशन में चल देगा। यानी कि जैसे फुटबॉल है, आप उसको लात मारते हो, यानी कि उसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चल देता है। अगर रिजिड बॉडी हुआ तो ये हो सकता है, यानी कि बॉडी में मोशन आ जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगा, कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। सेकेंड चीज है, मान लो बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी है, रिजिड बॉडी ना होकर उसमें जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो उस बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। जैसे स्ट्रक्चर में चेंज आना मतलब वो इलोंगेट हो जाएगा। हो सकता है टेंसाइल फोर्स लगाने से उसमें तनाव आ जाए, ठीक है, टेंशन आ जाए, और कंप्रेसिव फोर्स लगाने से वो बॉडी का लेंथ कम हो जाए। ठीक, बट अपन देख रहे हैं मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में बात करते हैं रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी में क्या इफेक्ट्स आ जाएगा, इफेक्ट्स आएगा मतलब उसके पोजीशन में चेंज आ जाएगा। हो सकता है बॉडी इस पोजीशन में था, हो सकता है बॉडी इस पोजीशन में था, इस पोजीशन से बॉडी इस पोजीशन में आ जाए। ठीक, हो सकता है बॉडी उस पोजीशन से इस पोजीशन में आ जाए। ठीक, ये था पोजीशन 1, ये था पोजीशन 2। ठीक है, कैसे हुआ, कैसे हुआ, नथिंग, ये बॉडी में मोशन आ गया। क्या आ गया, बॉडी में मोशन आ गया, बॉडी में मोशन आ गया। ठीक, यानी कि डिफाइन कैसे करेंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स या सॉरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस या विज्ञान की एक शाखा है विच डील्स विद द, या रिलेशनशिप बताता है फोर्स, और फोर्स के दौर उस वस्तु में, उस बॉडी में क्या इफेक्ट आ रहा है। इफेक्ट इन द सेंस ऑफ उसमें मोशन आ रहा है, या उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, या उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहा है, कुछ भी हो उसको इफेक्ट्स बोलेंगे। फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी में क्या इफेक्ट्स आ रहा है। ठीक है, तो वही सब चीज के बारे में हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं मैकेनिक्स में। ठीक, अब देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स एंड मोशन, फोर्स एंड मोशन ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, मोशन, मोशन मतलब क्या था, इफेक्ट्स। यही तो जो मोशन है, यही तो इफेक्ट्स हैं। ये जो मोशन दिख रही है क्या है, ये मोशन आ रहा है क्या, फोर्स लगाने के बाद, फोर्स लगाने से जो भी मोशन आ रहा है वही इफेक्ट है आपका, ये इफेक्ट्स हैं। ठीक है, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट में।
और हम लोग क्या स्टडी करते हैं, बॉडी क्यों मूव कर रहा है, बॉडी कैसे मूव कर रहा है, हाउ थिंग्स मूव, व्हाई द मूव, क्यों मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, और क्या क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड व्हेन फोर्स अपॉन देम, फोर्स एक्ट करने के बाद उस बॉडी में क्या क्या हो रहा है, यानी कि क्या क्या इफेक्ट्स आ रहा है, दैट इज मैकेनिक्स। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो जो रिटर्न में लिखा है आपको लिखना है, और ज़्यादा अच्छा से मार्क्स गेन करना है तो आपको डायग्राम बना के दिखा देना है, इस डायग्राम बना के सुंदर करके दिखा देना है। और ये क्या है, यही जो मोशन दिख रहा है यही है इफेक्ट्स, ये जो मोशन दिख रहा है आपको यही है इफेक्ट, यही इफेक्ट है। ठीक, अब जब मैकेनिक्स समझ में आ जाता है तो समझते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। अप्लाइड मैकेनिक्स इज नथिंग बट, अप्लाइड मैकेनिक्स होता है जो भी हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं, वो चीज को अगर कहीं पे हम लोग यूज कर लिए, उसको अप्लाई कर लिया, उसका कुछ एप्लीकेशन बना दिया, ठीक है, और उसको रियल लाइफ में कुछ यूज कर लिए, यानी कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं उसको अगर कहीं पे अप्लाई कर दिया, यूज कर दिया, उसका एप्लीकेशन कर बना दिया और रियल लाइफ में उसका कुछ यूज हो, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड मैकेनिक्स। ठीक, तो अप्लाइड मैकेनिक्स में ज्यादा नहीं समझते, सीधा देखते डेफिनेशन में क्या लिखा है। अप्लाइड मैकेनिक्स में, अप्लाइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। अभी जो मैकेनिक्स हम लोग देखे थे, स्टेटमेंट देखे थे, उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है दैट इज कॉल्ड अप्लाइड मैकेनिक्स टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें भी वही है, देखते हैं क्या क्या बिहेव आता है, उसके बिहेव में क्या चेंज आता है बॉडी के जब उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी के बिहेव में क्या चेंजेस आता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है फोर्स। ठीक, फोर्स को समझते थोड़ा सा, देखें एक्चुअल में मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब एक बॉडी है। ठीक है, पहले समझते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, फोर्स देख रहे हैं। ठीक है, अपन क्या देख रहे हैं, फोर्स। फोर्स देख रहे हैं। मान लीजिए अपने पास क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, क्या है, एक बॉडी है, अब इस बॉडी को मेरे को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जाना है। इस बॉडी को क्या करना है, मेरे को इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन में आना है। ठीक है, ये जो बॉडी था इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाना है। यानी कि ये था इनिशियल पोजीशन, पोजीशन 1 क्या है, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, प्रारंभिक स्थिति, और ये फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति, मतलब मोशन हो के यहाँ आ गया। ठीक है, बॉडी में मोशन कैसे आया, यानी कि इसमें कुछ एक्सीलरेशन आया है। ठीक है, ये आया मोशन। ठीक है, एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आ गया है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में। पहले एक जगह था, इनिशियल पोजीशन में प्रारंभिक अवस्था में था, फिर दूसरी जगह बॉडी आ गया, यानी कि फुटबॉल पहले मान लो सेंटर में था, फिर फुटबॉल सीधा गोलकीपर के पास चला गया है। ठीक, तो जो वस्तु का चेंजेस आ रहा है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में, वो तो अपने आप नहीं आ रहा है। जो भी बॉडी में
चेंजेस आ रहा है, उसके स्टेट में जो भी चेंजेस आ रहा है वो तो अपने आप नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आप उस फुटबॉल को लात मारे थे, यानी कि उस फुटबॉल में एक्सटर्नल एक्शन किए थे, यानी कि इस बॉडी में मोशन लाने के लिए, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में इसको ले जाने के लिए आपको इसमें एक एक्सटर्नल एक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक्सटर्नल एक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अपन क्या कि इसमें एक्सटर्नल एक्शन, एक्सटर्नल एक्शन मतलब हम इसमें या तो पुल कर सकते हैं या तो पुश कर सकते हैं, धकेल सकते हैं या तो खींच सकते हैं। ठीक है, या तो पुल और क्या किए, पुश किए। ठीक, यानी कि बॉडी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में ले जाने के लिए या तो आपको उसको धकेलना पड़ेगा या तो उसको खींचना पड़ेगा, यानी कि उसमें कुछ आपको एक्सटर्नल एक्शन करना पड़ेगा, बाहर से कुछ कैरिकुलम करना पड़ेगा, कुछ बाहर से कुछ ताकत लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझाते हैं, इजी लैंग्वेज में कैसे समझेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, किसी भी बॉडी को उसके स्टेट में चेंजेस लाने के लिए, यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, इनिशियल स्टेट में फाइनल स्टेट में लाने के लिए जो भी उस ऑब्जेक्ट में, उस बॉडी में एक्सटर्नल एक्शन करना पड़ता है, उसी एक्सटर्नल एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, उसी एक्सटर्नल एक्शन इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, यानी कि बॉडी के स्टेट में चेंजेस लाने के लिए जो भी बाहर से हम लोग क्रिया किए, जो भी पुश किए, पुल किए, दैट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि इसको क्या बोलेंगे? ये जो पुल पुश किए हैं इसी को बोलेंगे अपन फोर्स। यही है अपना फोर्स। ठीक, तो देखिए जब भी अब डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन के बाद इस क्वेश्चन को बना के दिखा देंगे, सॉरी इस डायग्राम को बना के दिखा देंगे, तो आपको जितने भी मार्क्स का पूछा जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स को आप ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक, यानी कि फोर्स क्या होता है? किसी बॉडी में मोशन लाने का इन्फ्लुएंस है। ठीक, देखते हैं क्या है। देखिए, फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस दैट कैन चेंजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या मोशन उसमें चेंज किया, ऑब्जेक्ट में क्या किया? मोशन लाके उस ऑब्जेक्ट में चेंजेस किए। ठीक है, यानी कि उसको पुश किए या फिर पुल किए, पुश और पुल। ठीक, जिसके कारण रिजल्टिंग फ्रॉम इट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम लोग इसको कंपेयर करके हम लोग रिजल्ट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी पहले इस पोजीशन में था, एक ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरे पोजीशन में होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ उसको कंपैरिजन करेंगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने मोशन है, उससे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस को एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक, तो जो एक्सटर्नल एक्शन करते हैं उससे क्या क्या होता है देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उससे क्या क्या होता है? पहले तो स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, पहले रेस्ट पोजीशन में था तो हम लोग अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो मूवमेंट उसमें आ जाएगा, यानी कि मोशन स्टार्ट कर देगा। सेकंड, स्टीप अप, यानी कि वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेलेरेशन बढ़ा के, एक्सेलेरेशन बढ़ा देते हैं, यानी कि थोड़ा सा फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे। आप एक कांस्टेंट स्पीड में उसको धकेल रहे हो, थोड़ा सा उसमें एक्सेलेरेटर दे देंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, स्लो डाउन, एक्सेलेरेशन कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप जितने कांस्टेंट धकेल रहे थे, थोड़ा सा फोर्स कम कर देना तो उसका स्पीड अपने आप कम हो जाएगा। चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, उसको डायरेक्शन फोर्स लगा के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। एंड चेंज इट्स शेप। ठीक है, अगर बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी है, रिजिड बॉडी नहीं है, तो उसमें पुश करके उसके लेंथ को कम कर सकता है, उसको खींच के लेंथ को बढ़ा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, फोर्स इज नथिंग बट फोर्स इज एक्सटर्नल एक्शंस। ठीक है, जिस कारण बॉडी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट का चेंज, फाइनल स्टेट में चेंजेस आ जाता है। ठीक है, फोर्स के बाद सेम चीज रिजिड बॉडी। ठीक है, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, सेम चीज है। ठीक है, बल एक ऐसा प्रवाह है जो किसी वस्तु की गति को बदल सकता है। नेक्स्ट है रिजिड बॉडी, अभी मैं बताया था रिजिड बॉडी। ठीक, क्या बताया था? रिजिड बॉडी इज एन आइडियलाइज बॉडी। ठीक है, एक आइडियल बॉडी, सॉलिड समझाऊंगा क्या होता है आइडियल सॉलिड बॉडी।
एज्यूम टू बी नॉट ए डिफॉर्म और चेंजेस इट्स शेप, ठीक है, ना ही ये डिफॉर्म होता है और ना ही इसके शेप में कोई चेंजेस है अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी बाहर से हम लोग फोर्स लगाने के बावजूद भी, जो समझा दिया था। ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं क्या होता है। सपोज मान लीजिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, ठीक है। सपोज मान लीजिए, मैं छोटा करके बना देता हूँ, मेरे पास एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में अपन क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एक अपने पास क्या है, इसमें हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, ये हो जाएगा लाइन ऑफ एक्शन इस ऑब्जेक्ट का, ये लाइन ऑफ एक्शन है। इस लाइन ऑफ एक्शन में कुछ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, मान लो टेंसाइल फोर्स, इधर पकड़ के खींच रहा हूँ और इधर पकड़ के खींच रहा हूँ, ठीक है। अगर इस बॉडी का लेंथ, अगर इस बॉडी का लेंथ मान लो एल है, इस बॉडी का लेंथ क्या है, सपोज मान लीजिए बॉडी का लेंथ एल है, एल है। फोर्स एफ लगा दिए, सेम फोर्स लगा दिए, इक्वल फोर्स लगा दिए। जब अपन इक्वल फोर्स लगाते हैं और इस बॉडी की लंबाई एल है, फोर्स लगाने के बावजूद भी उस बॉडी के लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, यानी कि बॉडी पहले जैसा था, मान लो इनिशियल पोजीशन, बॉडी पहले जिस भी कंडीशन में क्यों ना था, जिस भी शेप में क्यों ना था, जिस भी साइज में क्यों ना था, अब बॉडी साइज सेम उसी शेप में है, यानी कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, ठीक। तो इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी, यानी कि इनिशियल में भी ये इनिशियल कंडीशन था, इनिशियल केस, दैट इज फाइनल केस, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। देखिए कोई चेंज नहीं हुआ है, जितना लेंथ था इसमें भी लंबाई एल था, देखिए इसमें भी लंबाई क्या था, एल था, और इसमें भी लंबाई क्या एल है। अगर चेंज होता तो एल के साथ कुछ ऐड हो जाता या फिर कुछ माइनस हो जाता, ओके। तो दिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। इसको छोटा छोटा कुछ डेफिनेशन आएगा। अब देखते हैं स्टैटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, ठीक है। स्टैटिक देखते हैं, हम लोग इसको ऐसे समझते हैं स्टैटिक्स, जैसे रिजिड बॉडी समझते हैं उसी प्रकार समझते हैं स्टैटिक्स। बट रिजिड बॉडी में क्या होता है, बॉडी के शेप साइज में कुछ भी चेंजेस नहीं आता है, उसको हम लोग रेस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है। बॉडी मोशन में भी आएगा रिजिड बॉडी में, बट देखो अलग चीज है, बॉडी के शेप साइज में चेंज नहीं आना है, रिजिड बॉडी। बट स्टैटिक्स क्या होता है, जब हम लोग किसी भी बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे, एक्सटर्नल एक्सटेंड करेंगे, तो उस बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट्स आएगा, उस बॉडी में जो भी इफेक्ट्स आए, किसके कारण, फोर्स के कारण। बट जब उस बॉडी में फोर्स लगाया जाएगा तब वो बॉडी रेस्ट में होना चाहिए, स्थिर अवस्था में होना चाहिए, पहला है, ठीक है, स्टैटिक्स। सेकेंड चीज है, जब उस बॉडी में हम लोग फोर्स लगाएंगे, उस बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। देखो दो कंडीशन है, दो तरीके से समझेंगे। पहला बॉडी रेस्ट में होगा और बॉडी मोशन में होगा, दोनों कंडीशन में हम लोग स्टैटिक्स को पढ़ेंगे। जब बॉडी रेस्ट में होगा तब फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी में क्या इफेक्ट्स आएगा। जब बॉडी मोशन में होगा, यानी कि मोशन में होना है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी में होना चाहिए, वेलोसिटी नियतांक स्पीड में चेंजेस नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन त्वरण जीरो होना चाहिए, तब उस बॉडी में फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के उस बॉडी में फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना चाहिए, ठीक है, उस बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना चाहिए। जैसे समझते हैं, देखिए इसमें क्या होगा, पहला तो है ऑब्जेक्ट, देखिए पहला है ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में रहेगा, सेकंड चीज है
सेकेंड, ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। जब मोशन में रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी में रहना चाहिए, कांस्टेंट यानी कि एक्सेलरेशन 0। ठीक है, तब उसमें फोर्स अप्लाई करने के बाद, तब उस बॉडी में फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी में क्या मोशन आ सकता है, तब उसमें फोर्स अप्लाई करने के बाद उस बॉडी में क्या क्या इफेक्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, static is the branch of mechanics which deals with the physical body that are at rest or moving। ठीक है, moving मतलब constant velocity। this means that all the forces of moment, ठीक है, all the forces of moment मतलब जब बॉडी रोटेट में होगा, एक्टिंग ऑन द बॉडी आर बैलेंस, तब बॉडी का बैलेंस बना के रख जाएगा, दैट इज मैं बोला था रिजल्टिंग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसको दो टाइप से समझेंगे हम लोग। पहला इक्विलिब्रियम होगा, दूसरा रोटेटिंग इक्विलिब्रियम होगा। पहला इक्विलिब्रियम मतलब जब फोर्स लगाएंगे बॉडी रेस्ट में होगा, तब समेशन ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तब समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो हो जाएगा। अब जब रोटेटर में होगा तो समेशन ऑफ मोमेंट या समेशन ऑफ टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम हो जाएगा। जितने सारे फोर्सेस है, सारे फोर्सेस को हम लोग ऐड करेंगे, सम ऑफ अलजेब्रिक फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, जितना भी फोर्सेस है उसको हम लोग ऐड करेंगे, उसका सम निकालेंगे तो सारे फोर्स का समेशन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर कोई बॉडी मोमेंट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो उसका भी सम ऑफ अलजेब्रिक मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये होता है स्टैटिक्स। अब स्टैटिक के बाद एक पॉइंट आता है डायनेमिक। डायनेमिक और स्टैटिक थोड़ा सा डिफरेंस ये है, डायनेमिक क्या होता है, बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगा जब बॉडी मोशन, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, गति। ठीक है, डायनेमिक का मतलब भी होता है क्या है, बॉडी मोशन में रहना, गति। ठीक है, यानी कि जब बॉडी मोशन में रहेगा तब उसमें फोर्स अप्लाई करने के बाद, एक्सटर्नल एक्शन करने के बाद उस बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएगा, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। ठीक है, या फिर बॉडी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन से बॉडी अपना मूवमेंट करते रहेगा, चलते रहेगा, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होना चाहिए। स्टैटिक्स में एक्सेलरेशन जीरो होगा, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी, और इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक। तो डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक में फोर्स का कुछ वैल्यू निकलता है। स्टैटिक में सम ऑफ अलजेब्रिक फोर्स इज इक्वल टू जीरो था, हम लोग देखे थे। स्टैटिक में क्या था, जीरो था। देखिए ये भी जीरो है, सम ऑफ अलजेब्रिक फोर्स, मोमेंट भी जीरो है। बट डायनेमिक में जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए। इसका इसका वैल्यू निकलता है न्यूटन सेकेंड लॉ से निकलता है, समेशन इज इक्वल टू एम ए, सॉरी। ठीक, तो ये था डायनेमिक। अब देखते हैं क्या है। देखें, डायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द फिजिकल बॉडी दैट इन आर इन मोशन। अभी है मोशन में है, उसमें क्या था, रेस्ट में था। ठीक है, और एंड एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, उसमें एक्सेलरेशन जीरो था। ठीक है, पिछले में क्या था, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वेलोसिटी था, ये कांस्टेंट वेलोसिटी, दैट मींस, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि इसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। और इसमें क्या था, इसमें कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए। इट मीन्स देयर इज नेट अनबैलेंस फोर्स, यानी कि इसमें जो फोर्स है बैलेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि फोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होना पड़ेगा। इसलिए क्या वैल्यू होना पड़ेगा, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अब एम का कुछ वैल्यू रहेगा मास, ए का कुछ वैल्यू रहेगा एक्सेलरेशन, जिससे हम लोग फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्या, डायनेमिक। नेक्स्ट, डायनेमिक को दो टाइप से हम लोग क्लासिफाइड करेंगे। डायनेमिक को दो टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, डायनेमिक कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। Dynamic can be classified into two categories. डायनेमिक को हम लोग
दो तरीके से बांटेंगे। डायनेमिक्स कितने तरीके से? टू टाइप से। कितने टाइप से क्लासिफाई करेंगे? टू टाइप से। टू टाइप से बांटेंगे। पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा काइनेमेटिक्स, यानी कि शुद्ध गति की। सेकंड क्या हो जाएगा? सॉरी, सेकंड हो जाएगा काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, यानी कि काइनेमेटिक्स शुद्ध गति की, काइनेटिक्स बल गति की। डायनेमिक्स को दो टाइप से क्लासिफाई करेंगे, पहला है काइनेमेटिक, दूसरा काइनेटिक्स। बहुत इजी है। देखिए, काइनेमेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स which deals with the force and their effects but without considering a force। ठीक है, जो भी फोर्स के कारण उस इफेक्ट आएगा उसका एनालिसिस करेंगे। किसका? इफेक्ट का। इफेक्ट यानी कि बॉडी में मोशन का एनालिसिस करेंगे। काइनेमेटिक्स में क्या है? बॉडी में मोशन का एनालिसिस करेंगे, और मोशन आने का जो भी मेन कॉजेस है, मोशन आने का मेन कॉजेस क्या है? फोर्स है, तो उसमें फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, यानी कि मोशन के एनालिसिस करते समय फोर्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे। दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। ठीक है, समझेंगे। और काइनेटिक्स, काइनेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद द फोर्स एंड देयर इफेक्ट। इफेक्ट्स क्या है? मतलब इफेक्ट का एनालिसिस करेंगे, कि इसका मोशन का एनालिसिस करेंगे, और मोशन, बॉडी में मोशन आने का जो मेन कारण है, जो मेन कॉजेस है, क्या कॉजेस है? फोर्स। इसमें फोर्स को कंसिडर करेंगे, यानी कि मोशन का एनालिसिस करते टाइम फोर्स को लिया जाएगा, फोर्स को कंसिडर किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। ठीक, तो देखते हैं। देखिए, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनेमिक दैट डिस्क्राइब विद द जियोमेट्री ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग ओनली मोशन का एनालिसिस करते हैं बिना फोर्स के, उसको जियोमेट्री ऑफ मोशन कहा जाता है। इसलिए डिस्क्राइब द जियोमेट्री ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस, जिसमें बिना फोर्स के हम लोग कंसिडरिंग फोर्सेस और मास। ठीक है, फोर्स के साथ साथ में मास भी नहीं होना चाहिए, समझा दूंगा क्या होता है विथ फॉर्मूला। ठीक है, तो ये क्या होता है? मतलब प्योरली हम लोग बॉडी में ओनली उसका मोशन देखते हैं। इट फोकस प्योरली ऑन हाउ ऑब्जेक्ट मूव। ठीक है, तो जैसे क्या क्या देखते हैं? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, इस सब के बारे में देखते हैं। जैसे अगर इसको समझेंगे, कैसे समझेंगे? देखिए, बहुत इजी है। जैसे वेलोसिटी, वी नो दैट वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम आगे देखेंगे। ठीक है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है टाइम। अब देखिए, बॉडी में वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? बॉडी में मोशन आ गया, बट विदाउट कंसिडरिंग फोर्स, नो फोर्स। इसमें फोर्स को कंसिडर नहीं किया है। वेलोसिटी यानी कि मोशन, मोशन, बॉडी में मोशन आ गया। ठीक है, स्पीड है बॉडी में कुछ, बट इसमें कई भी कैलकुलेशन में आपको फोर्स कंसिडर नहीं किया गया है। नेक्स्ट इज, जैसे एक्सीलरेशन देखते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। देखिए, इसमें भी मोशन दिख रहा है आपको। एक्सेलरेशन दैट इज मोशन, वेलोसिटी दैट इज मोशन, दोनों में मोशन दिख रहे हैं। ये भी मोशन दिख रहा है, बट इसमें भी विदाउट कंसिडरिंग फोर्स, इसमें फोर्स को कंसिडर नहीं किया गया है। विदाउट
कंसिडरिंग फोर्स, ठीक है। दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट का एनालिसिस करते हैं, बट इसमें फोर्स को हम लोग कंसिडर नहीं करते, फोर्स को इग्नोर करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में क्या करते हैं, फोर्स को लेके हुए चलते हैं। जैसे काइनेटिक्स ब्रांच ऑफ डायनेमिक, भी डायनेमिक का एक शाखा है। स्टडी द रिलेशन बिटवीन द मोशन ऑफ बॉडी एंड द फोर्सेस, ठीक है। दस कॉज दिस मोशन, फोर्स आने का कॉजेज, जो भी मोशन में लाने का जो भी कॉजेस है फोर्स, उस फोर्स का हम लोग स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। ये जो मोशन में लाने के लिए जो भी मेन कॉजेस है फोर्स, इस फोर्स का भी स्टडी करते हैं, ठीक है। दैट इज काइनेटिक्स, ठीक। इसमें बॉडी में मोशन आने का जो मेन कारण है फोर्स, उसका भी एनालिसिस करते हैं। दिस इज काइनेटिक्स, ठीक। तो जैसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, according to Newton's second law, force is directly proportional, is equal to mass of body into acceleration of body, यानी कि force is equal to m into a, force is equal to m into a, ठीक है। तो हम लोग यहां से अगर मास निकालेंगे यानी कि एक्सीलरेशन निकालेंगे, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपन ए, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपन एम। अब देखिए, एक्सीलरेशन मतलब मोशन, मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं, बट इसमें फोर्स भी आ गया है और इसमें मास भी आ गए हैं, ठीक है। यानी कि बॉडी में मोशन का एनालिसिस करते टाइम अपने को फोर्स को कंसीडर करना पड़ेगा, फोर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स, ठीक। दैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। डिस्कशन, आई होप कि अच्छा डिस्कशन रहा है, ठीक। तो ये जो पीडीएफ है, जो भी अभी पढ़ाया गया बोर्ड में, इसको आपको सेंड कर दीजिए टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम में बिल्कुल जुड़ जाइएगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक। आगे हम लोग फर्दर और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक का न्यूमेरिकल भी साथ साथ में करेंगे। आपको अच्छे से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, अच्छे से अच्छा आपको किया जाएगा, जो एग्जाम में 100% पूछने का चांसेस है। आपको बस क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करना है ताकि सब इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। और आप सब्सक्राइब करेंगे, व्यू अच्छा आएगा, उससे मैं मोटिवेट ज़्यादा होऊंगा, उससे उसके अब और आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स को प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो चलिए इतना ही नहीं देते, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आते जाएगा और अच्छे से उसके बारे में स्टडी करते हुए चलेंगे, ठीक है। और भी बेसिक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।